हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बढ़िया से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की हमारी सीरीज चल रही है जिस पर हम अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, अंतिम छोर पर आ चुके हैं। लगभग खत्म होने वाला है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम पूर्व मध्यकालीन भारत को पढ़ रहे हैं, पूर्व मध्यकालीन काल को पढ़ रहे हैं भारत के। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन काल में हमने राजपूत कालीन राजवंशों के बारे में डिस्कस किया है। सारी जितनी भी डायनेस्टीज आती है राजपूत काल के अंतर्गत, उन्हें हमने डिस्कस कर लिया है। यदि वे लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर्स हैं वे सारे के सारे। एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हम पूर्व मध्यकालीन काल के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती राजवंशों को डिस्कस करने वाले हैं और मुख्य रूप से आज के इस लेक्चर में हम पाल वंश और सेन वंश को डिस्कस करेंगे सीमावर्ती राजवंशों के अंतर्गत। ठीक है, कौन कौन सी डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी को हम साथ में दोनों ही डायनेस्टी पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लेक्चर। तो बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सीमावर्ती राजवंश, उसके बाद में शुरुआत हम पाल वंश से करेंगे। ठीक है, पाल डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सेन वंश को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सीमावर्ती राजवंश, और जिसमें हम पाल वंश को पढ़ने वाले हैं। आइए, काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने, पाल वंश पढ़ते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो पाल वंश के संस्थापक की बात की जाए कि फाउंडर कौन है, तो पाल वंश के फाउंडर संस्थापक का नाम नोट डाउन करेंगे। कौन हुए? गोपाल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था गोपाल। लगभग 750 ईस्वी के समथिंग इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 750 ईस्वी के लगभग इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? राजधानी किसे बनाया था? तो इन्होंने राजधानी बनाया था मुंगेर को। मुंगेर, ठीक है, जो वर्तमान भारत है उसका जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तारित किया था। तो राजधानी क्या बनाई थी? मुंगेर, जो कि वर्तमान बिहार राज्य में पड़ता है, वर्तमान बिहार राज्य में। ठीक है, प्रमुख शासक देख लेते हैं। पाल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हुए? प्रमुख शासक नोट डाउन करेंगे दोस्तों इनके नाम। यहाँ वही शासक लिखे जाएंगे दोस्तों जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पाल वंश के प्रमुख शासक गोपाल, जो कि संस्थापक हुए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे धर्मपाल, अगले हैं देवपाल। देवपाल के बाद में नाम लिखेंगे नारायणपाल। पाल वंश के शासक हैं, इसीलिए सभी के नामों के पीछे पाल जुड़ा हुआ है। देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, सभी रूलर्स जितने भी शासक हुए ये जिनके नाम यहाँ लिखे जा रहे हैं सभी को हम क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नयपाल, रामपाल और अंतिम हुए गोविंदपाल। आई होप आपने सभी के नाम नोट डाउन कर लिए होंगे। गोविंदपाल। कौन कौन हुए प्रमुख शासक? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल। नयपाल के बाद में शासक हुए रामपाल और गोविंदपाल। ये अंतिम शासक हो जाते हैं आपके पाल डायनेस्टी के, पाल वंश के। सभी रूलर्स को हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इन शासकों के बारे में उन्हें क्रमबद्ध रूप से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम गोपाल से स्टार्ट करते हैं, जो कि शासक हुए थे पाल वंश के। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, रामपाल और लास्ट है गोविंदपाल। जो संस्थापक हुए गोपाल, उनके बारे में मुख्य रूप से तो यही जानकारियां हैं कि संस्थापक थे पाल वंश के। फाउंडर थे कौन? गोपाल। कब इन्होंने स्थापना की थी? 750 ईस्वी में इन्होंने पाल वंश की स्थापना की थी और यहीं से इनका शासनकाल भी चालू होता है। तो 750 ईस्वी से लगाकर 770 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था पाल वंश पर। ठीक है, पाल वंश को संभाला था इन्होंने। राजधानी मुंगेर, जो कि वर्तमान बिहार क्षेत्र में है। दोस्तों, राजधानी चाहे बिहार क्षेत्र में
थी इनकी, लेकिन इनका साम्राज्य विस्तार मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में हुआ करता था। हुआ ये था दोस्तों कि बंगाल के शासक शशांक, गौड़ शासक हुए शशांक। आपने पहले भी नाम सुना होगा, यदि आपने पहले लेक्चर अटेंड किए तो आपको पता ही होगा। हमने पोस्ट गुप्ता एज में ये पढ़ा था कि जो बंगाल क्षेत्र था वहाँ पर उस समय गौड़ शासक शशांक हुआ करते थे, ठीक है, जिसका युद्ध पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के साथ में होता है और वहाँ पर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, गौड़ शासक शशांक की। शशांक की मृत्यु के बाद में ये जो बंगाल वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे अराजकता की स्थिति विद्यमान हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पे कोई भी शासन सत्ता नहीं होती है जो मजबूत से यहाँ की प्रजा का पालन पोषण कर सके। तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ की जो प्रजा होती है बंगाल के क्षेत्र की, वह गोपाल इस व्यक्ति को चुनती है। गोपाल कौन थे? तो यह गौड़ शासक के सेना नायक हुआ करते थे। गौड़ शासक या गौड़ वंश के सेना नायक हुआ करते थे। गौड़ वंश के सेना नायक। अब प्रजा ऐसा तो नहीं करेगी ना कि अचानक से किसी भी व्यक्ति को उठाकर राजा बना देगी, वो एक योग्य व्यक्ति को ही राजा बनाएगी। तो ये सेना नायक थे गौड़ वंश के। तो प्रजा जब बंगाल क्षेत्र में अराजकता की स्थिति विद्यमान हो जाती है शशांक की मृत्यु के बाद में, तो प्रजा क्या करती है, गौड़ वंश के सेना नायक गोपाल को सत्ता संभालने के लिए कहती है, उन्हें शासक बनाती है, उन्हें रूलर बनाती है उस क्षेत्र का। तो कब स्थापना की थी इन्होंने? 750 ईस्वी में ये घटना घटित होती है। तो 750 ईस्वी में गोपाल जो होते हैं वो पाल वंश की स्थापना करते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। बिहार और बंगाल के क्षेत्र को मिलाकर इनका साम्राज्य बना था। आई होप चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। गोपाल ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी। इन्होंने बिहार के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। विश्वविद्यालय का नाम नोट डाउन करेंगे दोस्तों, ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी इन्होंने, जो कि कहाँ पर है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय ये बिहार में है। बिहार में एक ओदंतपुरी शहर है, वहां पर है, ठीक है। तो ओदंतपुरी बिहार में है ये, ओदंतपुरी बिहार। इन्होंने कई बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाए। उसी से प्रतीत होता है कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध विहारों का निर्माण तो दोस्तों ये सारी जानकारियां हो गई है किनके बारे में? पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बारे में। क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करवाई थी। कब करवाई थी? 750 ईस्वी में करवाई थी। इनका शासन कब से कब तक चला था? तो 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक इन्होंने पाल वंश पर शासन सत्ता जमा कर रखी थी अपनी। राजधानी इन्होंने मुंगेर को बनाया था, जो कि वर्तमान बिहार में पड़ता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये पॉइंट, है ना, ये पूछा जा सकता है। क्या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा हुई थी। बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था इन्होंने। इसी से पता चलता है कि ये बौद्ध मतावलंबी थे। आइए अब नेक्स्ट शासक के बारे में देख लेते हैं। पाल वंश के अगले शासक कौन हुए? तो वे हुए धर्मपाल। तो धर्मपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो गोपाल के बाद में उत्तराधिकारी बने पाल वंश के उत्तराधिकारी काफी शक्तिशाली शासक पाल वंश के, शक्तिशाली शासक हुए। धर्मपाल ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
अनुयायी, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु थे, मतलब सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी एवं अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे, दया की भावना थी। सहिष्णुता मतलब दया की भावना होना। ठीक है, तो अन्य धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु थे। और दोस्तों, जो धर्मपाल हुए थे, इन्होंने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी शासन किया था। कन्नौज उस समय एक आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। हर शासक, उस समय के जितने भी राजवंश हुए, उनके जो भी शासक हुए थे, वे सभी चाहते थे कन्नौज पर शासन करना, कन्नौज को विजित करना और अपनी राजधानी बनाना। तो धर्मपाल ने कन्नौज को विजित किया और कुछ समय तक वहां पर शासन भी किया था, कन्नौज पर। ठीक है, तो कुछ समय तक कन्नौज पर शासन किया था। बहुत बड़ी बात होती थी उस समय पर कन्नौज को विजित करना और वहां पर अपना शासन स्थापित करना। जैसे प्राचीन समय में हमने मगध को देखा था। जितने भी राजवंश आते थे, जितने भी शासक आते थे, वो मगध को जीतते थे और मगध को अपनी राजधानी बनाते थे, है ना। मगध के क्षेत्र को, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते थे, उस क्षेत्र पर अपना केंद्र स्थापित करते थे शासन का। उसी तरह कन्नौज भी मगध के बाद में दूसरा ऐसा आकर्षण का केंद्र बना था जिसे हर शासक जीतना चाहता था और वहां पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था। इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। कुछ समय तक कन्नौज पर शासन स्थापित किया था, शासन स्थापित। ठीक है, चूंकि इन्होंने कन्नौज पर शासन स्थापित किया था, काफी बड़ी बात होती थी उस समय, इसीलिए इन्होंने एक टाइटल धारण किया था, एक उपाधि धारण की थी। उस उपाधि का नाम लिखेंगे उपाधि का नाम था उत्तर पथनाथ। ठीक है, ये वाली उपाधि धारण की थी इन्होंने। किस लिए की थी? क्योंकि इन्होंने कन्नौज पर शासन अपना स्थापित किया था। पाल वंश के थे ये, धर्मपाल, नाम याद रखेंगे। इसीलिए इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था उत्तर पथनाथ। आगे देखते हैं। दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा भी एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। विश्वविद्यालय का नाम लिखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, विद्यालय का नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखेंगे। ओदंतपुरी किसने करवाया था? जो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई है? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाई है। कहाँ पर स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? तो ये भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर बिहार वर्तमान में। ठीक है, भागलपुर बिहार में स्थित है। और यदि गांव का नाम देखा जाए तो भागलपुर के अंतर्गत आता है अंतीचक, है ना। गांव का नाम क्या है? अंतीचक। वहां पर यह विश्वविद्यालय स्थापित था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नाम याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्योंकि ये नालंदा विश्वविद्यालय के समकक्ष था। जितना प्रसिद्धि नालंदा विश्वविद्यालय इस समय पर पा रहा था, उतनी ही प्रसिद्धि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी हुआ करती थी। इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कहाँ पर है ये? बिहार में स्थित है, भागलपुर। और गांव का नाम लिखेंगे अंतीचक। पाल वंश चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसीलिए इनके दरबार में एक बौद्ध विद्वान रहा करते थे। नाम लिखेंगे उनका, बौद्ध विद्वान जो रहते थे इनके दरबार में, इनके कोर्ट में। उनका नाम था हरिभट्ट। ठीक है, तो कौन बौद्ध विद्वान रहा करते थे धर्मपाल के दरबार में, धर्मपाल के कोर्ट में? तो उनका नाम था हरिभट्ट, ये रहा करते थे। ठीक है, दरबार में। किसके दरबार में? धर्मपाल के दरबार में बौद्ध विद्वान हरिभट्ट रहा करते थे। इन्होंने भी कई बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। विहारों का निर्माण। ठीक है, ये सारी जानकारी है आपके धर्मपाल के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध विहारों का निर्माण, बौद्ध विद्वान रहा करते थे, इन सभी बातों का वर्णन क्यों किया जाता है? क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि पाल वंश के शासक किस धर्म के
किस धर्म को मानते थे या किस धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, तो इन चीज़ों से हमें याद आ जाती है चीज़ें कि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि इतने सारे बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया, बौद्ध विद्वान रहा करते थे इनके दरबार में। तो ये चीज़ें इससे क्या प्रतीत होता है? इससे प्रतीत होता है कि जो पाल वंश के शासक धर्मपाल थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। जैसे हमने राजा भोज, परमार वंश में राजा भोज को पढ़ा था, उन्होंने कई शिव जी के मंदिर, महादेव जी के मंदिरों का निर्माण करवाया था। इससे क्या प्रतीत होता था? इससे पता चलता था हमें कि वे शैव धर्म के अनुयायी थे। ये हो गया धर्मपाल के बारे में। अब नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है देवपाल। देवपाल जो कि धर्मपाल के पुत्र थे, ठीक है। इनकी माता जो थी वो राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करती थी। काफ़ी शक्तिशाली वंश था राष्ट्रकूट वंश, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इनकी माता का नाम था रमन्ना देवी, जो कि इनकी माता हुई। देवपाल किनके पुत्र थे? धर्मपाल के पुत्र थे। तो ये किनकी वाइफ हो गई? धर्मपाल की वाइफ की पत्नी थी, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। धर्मपाल की पत्नी थी, देवपाल की माता थी, नाम था रमन्ना देवी। और किस वंश से बिलोंग करती थी? तो राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करती थी, राष्ट्रकूट वंश। यहाँ ये फैक्ट क्यों बताया गया है दोस्तों? इससे पता चलता है कि पाल वंश के वैवाहिक संबंध हुआ करते थे राष्ट्रकूट वंश से। ये इस बात का हमें पता चलता है इससे, ठीक है। देवपाल, तो दोस्तों जब इनकी शासन सत्ता स्थापित थी पाल वंश पे, तब हमें 2 अभिलेख मिलते हैं उस समय पे लिखे गए। अभिलेख कौन कौन से? पहला अभिलेख है बादल अभिलेख और दूसरा अभिलेख है मुंगेर अभिलेख। दोनों ही अभिलेखों के बारे में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है इनमें। बादल अभिलेख, तो बादल अभिलेख में बताया गया है कि किस तरह देवपाल ने, इसमें लिखा गया है कि किस तरह देवपाल ने हुणों को परास्त किया था, ठीक है। इन हुणों के साथ में इनका युद्ध होता है जिसमें हुण परास्त हो जाते हैं। तो बादल अभिलेख में लिखा गया है कि देवपाल के द्वारा हुणों को परास्त किया गया था, ठीक है। और मुंगेर अभिलेख ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो मुंगेर अभिलेख में ये लिखा गया है दोस्तों कि जो देवपाल थे इस समय पाल वंश का जो साम्राज्य विस्तार था, जो पाल वंश ने साम्राज्य विस्तारित किया था, वो रामेश्वरम तक कर लिया था। रामेश्वरम जो कि वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वहां तक इन्होंने शासन किया है। ये बात लिखी गई मुंगेर अभिलेख में, रामेश्वरम तक शासन स्थापित, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुंगेर अभिलेख, ठीक है। और रामेश्वरम कहाँ पे है? वर्तमान तमिलनाडु में स्थित है। तो सोच लीजिए दोस्तों कितना इनका साम्राज्य विस्तार हो चुका होगा अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन। कौन सा? मुंगेर इंस्क्रिप्शन। इसके अकॉर्डिंग पाल वंश का जो शासन था, साम्राज्य विस्तारित था, वो कहाँ तक हो गया था? रामेश्वरम तक हो गया था। देवपाल ने रामेश्वरम तक शासन स्थापित किया था, ये बात लिखी गई है मुंगेर अभिलेख में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों ही अभिलेख इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन कौन से अभिलेख हैं? बादल अभिलेख और मुंगेर अभिलेख। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों इन्होंने ओदंतपुरी में, बिहार के ओदंतपुरी जो शहर है बिहार का, वहां पर इन्होंने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। ये भी बौद्ध अनुयायी थे, बौद्ध मतावलंबी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। दोस्तों एक लेखक हुए, तिब्बती लेखक, जिनका नाम है तारानाथ।
इन्होंने क्या कहा था देवपाल के बारे में? तो इन्होंने कहा था कि देवपाल बौद्ध धर्म के पुनः स्थापित करने वाले शासक हैं। बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने वाले शासक हैं। देवपाल, इन्होंने क्या कहा था? देवपाल बौद्ध धर्म को रिक्रिएट करने वाले या फिर पुनः स्थापित करने वाले शासक हैं। इतनी बड़ी बात कह दी थी। किन्होंने कही थी? तारानाथ ने कही थी। तारानाथ कौन थे? तो ये एक तिब्बती लेखक थे, तिब्बती लेखक जिन्होंने कंग्यूर और तंग्यूर जैसी प्रसिद्ध कृतियों की रचना की थी। इनकी रचनाओं के नाम भी लिखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। तंग्यूर और कंग्यूर नामक दोनों कृतियों की रचना की थी। किसने? तारानाथ ने की थी। एक तिब्बती लेखक थे। इन्होंने देवपाल के बारे में बोला था कि देवपाल बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने वाले शासक हैं। ये बात कही थी तारानाथ के द्वारा, की गई थी। पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फैक्ट बताया है आप लोगों को। ओदंतपुरी में इन्होंने बौद्ध विहारों की स्थापना करवाई है, लेकिन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा करवाई गई है। दोनों ही फैक्ट में अंतर है, दोनों ही फैक्ट अच्छे से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। ओदंतपुरी में बौद्ध विहारों की बात की जाए तो बौद्ध विहारों का निर्माण देवपाल ने करवाया, लेकिन ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने करवाया है। नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं। देवपाल के बाद में जो हुए वे हैं नारायणपाल। नारायणपाल इनके बारे में लिखेंगे दोस्तों। तो नारायणपाल ये जो पाल वंश के शासक थे दोस्तों, इनका जो जीवन था ये सन्यासी जीवन ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब राजाओं की तरह नहीं रहते थे, बल्कि कैसा जीवन व्यतीत करते थे? सन्यासियों की तरह रहते थे। सन्यासी जीवन इन्हें अच्छा लगता था। सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1000 महादेव मंदिरों का निर्माण करवाया था। देखिए, बौद्ध अनुयायी थे पाल वंश के शासक, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों के प्रति काफ़ी सहिष्णु थे। उनकी भी उतनी ही सेवा करते थे, उतना ही आदर भाव करते थे। 1000 महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नारायणपाल के समय दोस्तों यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने हमला कर दिया था। इनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। किनका आक्रमण हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि एक राजपूत वंश है। गुर्जर प्रतिहार वंश, जब हमने राजपूत कालीन डायनेस्टीज पढ़ी थी वहाँ पर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था। तो उसी वंश की यहाँ चर्चा हो रही है। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक कौन कौन शासक? तो 2 शासक हुए जिन्होंने इनके क्षेत्र में आक्रमण किया था। एक थे मिहिर भोज और एक थे महेंद्रपाल। ठीक है, दोनों ही गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो दोनों ही शासकों ने पाल वंश के साम्राज्य पर आक्रमण किया था। महेंद्रपाल, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के द्वारा आक्रमण, इनके क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है। और दोस्तों इस आक्रमण में नारायणपाल मगध के क्षेत्र को खो देते हैं। जो बिहार के अंतर्गत आता है उस क्षेत्र को ये क्या कर देते हैं? खो देते हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज और महेंद्रपाल के द्वारा जो आक्रमण होते हैं, तो इन मगध के क्षेत्र पे इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र खो देते हैं यहाँ पे? ये मगध के क्षेत्र को खो देते हैं। कौन खो देते हैं? किनके द्वारा, किनके हाथों से मगध क्षेत्र की सत्ता चली जाती है? तो वे शासक हुए पाल वंश के शासक नारायणपाल के द्वारा। ठीक है, नारायणपाल के द्वारा ये क्षेत्र क्या हो जाता है? मतलब छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे कब्जा किनका हो जाता है? गुर्जर प्रतिहार वंश का कब्जा हो जाता है। इनका नियंत्रण यहाँ से खत्म हो जाता है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये थी सारी जानकारी नारायणपाल के बारे में।
याद रखेंगे कौन से वंश ने यहाँ पे आक्रमण किया था, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने आक्रमण किया था। और क्या हानि होती है नारायणपाल को, तो ये मगध के क्षेत्र को खो देते हैं, यहाँ से इनका नियंत्रण खत्म हो जाता है नारायणपाल का। नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं। नारायणपाल के बाद में कौन हुए, तो नारायणपाल के बाद में हुए महिपाल। महिपाल, चूंकि नारायणपाल ने बहुत बड़ा क्षेत्र खो दिया था, तो महिपाल क्या करते हैं, पाल वंश की पुनः स्थापना करते हैं, इसे संभालते हैं। पाल साम्राज्य की पुनः स्थापना, ठीक है। लेकिन इनके समय पे क्या होता है दोस्तों, इनके समय पर चोल शासक राजेंद्र प्रथम, चोल शासक राजेंद्र प्रथम का आक्रमण होता है, राजेंद्र प्रथम का आक्रमण होता है, आक्रमण होता है, जिसका परिणाम क्या निकलता है दोस्तों, जिसका परिणाम ये निकलता है कि पाल वंश जो है इसे आर्थिक रूप से काफी क्षति होती है। परिणाम होता है इस युद्ध का, पाल साम्राज्य को भारी मात्रा में आर्थिक क्षति होती है, भारी मात्रा में आर्थिक क्षति, आर्थिक क्षति होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए गोपाल जो हुए, धर्मपाल जो हुए, इन्होंने क्या करवाया, पाल वंश की उन्नति करवाई और एक पिक पॉइंट पर लेकर गए। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक उन्नति का समय चला, उसके बाद में डिक्लाइन होना वापस से स्टार्ट हो गया था, कौन, पाल वंश। तो इसी तरह से सत्ता चलती है दोस्तों, कभी न कभी शुरुआत होती है, स्थापना होती है, उसके बाद में उन्नति के शिखर पे पहुंचते हैं। ये उन्नति के शिखर पर कुछ शासक जो शक्तिशाली शासक होते हैं वे अच्छे से चलाते हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे किसी भी राज्य, जो भी राज्य है, यदि वहाँ पर शक्तिशाली शासक नहीं आएंगे तो वे पतन की ओर जाने लगता है, और क्या हो जाता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है फिर, ठीक है, पतन की ओर जाने लगता है, डिक्लाइन हो जाता है ना। यहाँ ये क्या है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आक्रमण होना स्टार्ट हुए थे, और धीरे धीरे पाल वंश क्या हो रहा था, कमजोर होता जा रहा था। परिणाम क्या हुआ था यहाँ पे, जब महिपाल पर चोल शासक राजेंद्र प्रथम का आक्रमण होता है इनके साम्राज्य में, तो पाल साम्राज्य का भारी मात्रा में आर्थिक क्षति पहुंचती है। यह महिपाल के बारे में जानकारी। तो महिपाल के बारे में क्या याद रखेंगे, इनके समय पर चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश या पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया था, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट शासक महिपाल के बाद में नैपाल आते हैं। नैपाल भी कुछ अच्छी तरीके से पाल वंश को नहीं संभाल पाते हैं दोस्तों। इनके समय पर कलचुरी वंश के शासकों ने यहाँ पे हमला किया था। कलचुरी वंश के शासकों ने आक्रमण किया था। वही आक्रमण किया तो युद्ध हुआ, मतलब नैपाल और कलचुरी वंश के शासकों के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। लेकिन बाद में क्या होता है दोस्तों, बाद में नैपाल जो है ये कलचुरी वंश के शासकों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं इस वंश के साथ में। तो कलचुरी वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ये फिर वैवाहिक संबंध, ये बहुत अच्छी रणनीति हुआ करती थी उस समय के शासकों के लिए, जो अपने शासन की सत्ता को संभालने में मदद करती थी। वैवाहिक संबंध, इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता था, और वो जो वंश था, वो जो दुश्मन था आपका, वो आपका दोस्त बन जाता है और आपके जो साम्राज्य है उसकी रक्षा करने लगता है। तो इसीलिए नैपाल ने क्या किया, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कलचुरी वंश के शासकों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वहाँ की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था नैपाल ने। आइए आगे चलते हैं। नैपाल के बाद में याद रखेंगे कलचुरी वंश के शासकों के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। पहले इनका युद्ध हुआ था कलचुरी वंश के शासकों से। अब दोस्तों हमने देखा कि किस तरह नारायणपाल, महिपाल और नैपाल के समय पर बारी बारी से क्रमबद्ध रूप से जो शक्तिशाली वंश थे, जो शक्तिशाली राजवंश थे, डायनेस्टीज थी, उन्होंने युद्ध किए, पाल वंश को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी।
तो पाल वंश का काफ़ी जो क्षेत्र था, जो कि इतना विस्तारित हो चुका था, साम्राज्य विस्तार हो चुका था, वो कुछ समय के बाद में क्या हुआ था, हटने लगा था, कम होने लगा था, घटने लगा था। ठीक है, तो महिपाल की बात हो गई, नईपाल की बात हो गई। अब आते हैं अगले शासक रामपाल। रामपाल क्या करते हैं दोस्तों, अब तक पाल वंश का जो साम्राज्य था वो काफ़ी सिकुड़ चुका था, तो रामपाल पुनः अपने क्षेत्र को विजित करते हैं और वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र रामपाल पुनः स्थापित करते हैं, पुनः स्थापना करी इन्होंने, स्थापना पाल वंश की, पुनः स्थापना पाल साम्राज्य की। कौन कौन से क्षेत्रों पर ये नियंत्रण स्थापित करते हैं वे देख लेते हैं। उत्तरी बंगाल के क्षेत्र, उत्तरी बंगाल, असम, जो कि वर्तमान में भारत का पूर्वी क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तरी बंगाल, असम और उड़ीसा वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र को फिर से जीतते हैं और यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। उत्तरी बंगाल, असम, उड़ीसा वाले क्षेत्र को विजित कर पुनः नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सिकुड़ गया था पाल वंश, पाल साम्राज्य, उसे पुनः स्थापित करते हैं रामपाल और इतने क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करते हैं। नहीं तो नईपाल के समय ही पाल वंश समाप्त हो चुका होता, लेकिन रामपाल एक शक्तिशाली शासक सिद्ध होते हैं पाल वंश के, जो अपने इन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र, उत्तरी बंगाल, असम, उड़ीसा वाला क्षेत्र। लेकिन दोस्तों इनके समय पर, रामपाल के समय पर, एक जो पाल वंश है, इसी एरिया में एक और डायनेस्टी का उदय होता है, जो कि है सेन वंश। तो सेन वंश के जो शासक है, ये काफ़ी शक्तिशाली शासक वंश हुआ करता था उस समय पर, जब रामपाल पाल वंश के शासक थे। तो सेन वंश के शासकों के द्वारा यहाँ आक्रमण होता है, शासक द्वारा आक्रमण, और इस आक्रमण में क्या होता है दोस्तों, आक्रमण होता है या युद्ध होता है इनका, और इसका परिणाम ये होता है कि जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है वो, और पूर्वी बंगाल का क्षेत्र और मिथिला का क्षेत्र वो जीत लिया जाता है सेन वंश के शासकों द्वारा, जिस पर कब्जा हुआ करता था कभी पाल वंश का। तो ये जो क्षेत्र है ये किसके द्वारा विजित कर लिया जाता है, सेन वंश के शासकों द्वारा। कौन सा, पूर्वी बंगाल एवं मिथिला वाला क्षेत्र। तो देखिए इन्होंने साम्राज्य विस्तारित किया था, पुनः अपना साम्राज्य ले लिया था, जीत लिया था, लेकिन सेन वंश के शासक आते हैं और वो इनसे फिर से शासन छीन लेते। कौन कौन सा एरिया, पूर्वी बंगाल का और मिथिला वाला क्षेत्र छीन लिया जाता है फिर से, क्षेत्र सेन वंश का हो जाता है, सेन वंश कब्जा कर लेते हैं उस पर। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर से देख लेते हैं क्या क्या करवाया था रामपाल ने। पुनः स्थापना पाल साम्राज्य की, क्योंकि इससे पहले जितने भी इनके एंसेस्टर्स आए थे, जितने भी इनके पूर्वज आए थे, वहाँ पर क्या हुआ था, शक्तिशाली शासकों का आक्रमण होता है पाल साम्राज्य पर, और पाल साम्राज्य के कई क्षेत्र उनके द्वारा विजित कर लिए जाते हैं, और पाल वंश की जो सत्ता होती है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनका साम्राज्य जो होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो रामपाल क्या करते हैं, पुनः स्थापना करते हैं पाल साम्राज्य की, जिसमें ये उत्तरी बंगाल, असम और उड़ीसा वाले क्षेत्र को विजित करते हैं और यहाँ पर अपना पुनः नियंत्रण स्थापित करते हैं। लेकिन इन्हीं के समय पर सेन वंश के शासकों का आक्रमण होता है और सेन वंश के शासक इनसे पूर्वी बंगाल के क्षेत्र और मिथिला क्षेत्र को विजित कर लेते हैं। अब नेक्स्ट शासक की ओर चलते हैं। पाल वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे आपके गोविंद पाल, उनके बारे में देखते हैं। गोविंद पाल के बारे में क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये हैं पाल वंश के अंतिम शासक। इस समय पर पाल वंश काफी कमजोर हो चुका था, काफी वीक हो चुका था। अंतिम शासक थे ये, नाम मात्र के शासक थे। नाम मात्र के शासक, क्यों नाम मात्र के शासक थे दोस्तों, क्यों कहा गया है यहाँ पे ये पॉइंट, क्योंकि इस समय पर
पाल वंश के आसपास कई ऐसी डायनेस्टीज आ गई थी जो काफ़ी शक्तिशाली थी, जो कभी भी पाल वंश पर कब्जा कर सकती थी। इस समय पर खिलजी वंश भी भारत में आ चुका था। देखिए, ये हम पूर्व मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं और पूर्व मध्यकालीन भारत को संक्रमण काल कहा जाता है भारत के इतिहास का। ठीक है, संक्रमण काल अर्थात यहाँ पे प्राचीन भारत के भी राजवंशों को डिस्कस किया जाएगा और बीच बीच में मध्यकालीन भारत जो है उसके राजवंश जो कि आ रहे थे, शुरुआत हो रही थी जिनकी, उन्हें भी डिस्कस किया जाता है, उनका भी नाम आता है यहाँ पे। इसीलिए पूर्व मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जितनी भी डायनेस्टीज हम पढ़ते हैं वे संक्रमण कालीन डायनेस्टीज होती हैं, क्योंकि ये संक्रमण काल है। ठीक है, कौन सा काल है? ट्रांजिशन पीरियड है। प्री मिडाइवल एज। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या आता है? हमारा पाल वंश जो डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए खिलजी वंश की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। इस समय तक खिलजी वंश आ चुका था जब पाल वंश के शासक गोविंद पाल थे। खिलजी वंश के शासक कौन थे इस समय? इनके समकालीन शासक नाम याद रखिएगा कि गोविंद पाल जब पाल वंश पर शासन कर रहे थे उस समय खिलजी वंश के शासक हुआ करते थे। के शासक बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। यहाँ इस फैक्ट को इसलिए मैं लिखवा रही हूँ दोस्तों, इससे आपको पता चलेगा कि अब देखिए मध्यकालीन भारत की जो डायनेस्टीज हैं उनका आना शुरू हो चुका था, वे आ चुकी थी इस समय पर। खिलजी वंश के शासक बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, अब गोविंद पाल जब पाल वंश की सत्ता समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर इन साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? सेन वंश का अधिकार हो जाता है। सेन वंश का अधिकार। पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल का जब इनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे शासन समाप्त हो जाता है पाल वंश का, तो इस क्षेत्र पर इस पाल वंश के साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? सेन वंश का अधिकार हो जाता है। अधिकार। ठीक है, गोविंद पाल पाल वंश के अंतिम शासक होते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में पाल वंश के साम्राज्य पर सेन वंश का अधिकार हो जाता है। ये पॉइंट आप नोट डाउन करेंगे जिससे पता चलेगा कि पाल वंश के बाद में इस साम्राज्य पर या इस क्षेत्र पर किस वंश का शासन हुआ था, तो सेन वंश का शासन हुआ था। और इस समय पर खिलजी वंश के शासक कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी का युद्ध सेन वंश के शासक के साथ होता है और यहाँ पर इस क्षेत्र में बाद में बख्तियार खिलजी का शासन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जब हम सेन वंश पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो पाल वंश जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही यहाँ पे इस क्षेत्र पे सेन वंश आ जाता है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी के बारे में, जो कि सेन वंश। सेन वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो हेडिंग डालेंगे आप सेन वंश। फाउंडर का नाम लिखेंगे। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे सामंत सेन। सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। राजधानी का नाम नोट डाउन करेंगे, तो राजधानी थी इनकी लखनौती। लखनौती जिसका प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर। प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर पूछा जाता है, इसीलिए नोट डाउन करेंगे। प्राचीन नाम लखनौती का क्या था? लक्ष्मणपुर था। लखनौती वर्तमान में गोड़ नगर, बंगाल का गोड़ नगर जो है उसे लखनौती कहा जाता था। कहाँ पे स्थित है? बंगाल में। ठीक है, जो पाल वंश की राजधानी थी वो मुंगेर थी जो कि बिहार में स्थित थी, लेकिन सेन वंश की राजधानी लखनौती थी जो कि बंगाल में स्थित थी और बंगाल का वर्तमान का गोड़ नगर ही लखनौती था और उसका प्राचीन नाम क्या था? लक्ष्मणपुर हुआ करता था। सामंत सेन संस्थापक थे सेन वंश के। प्रमुख शासक देख लेते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रमुख शासक हुए विजय सेन, बल्लाल सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। ये प्रमुख शासक हुए। कौन कौन हुए? विजय सेन हुए, बल्लाल सेन हुए और लक्ष्मण सेन। ये 3 प्रमुख शासक हुए, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो विजय सेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फटाफट से। कुछ ही फैक्ट हैं
जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम। विजय सेन तो 1095 ईस्वी में इनकी शासन सत्ता स्थापित होती है। कहाँ पर? सेन वंश पर। विजय सेन की शक्तिशाली शासक थे, शक्तिशाली शासक हुए ये विजय सेन। शैव धर्म के अनुयायी थे ये, शैव धर्म के अनुयायी या ठीक है, शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। एक प्रशस्ति अभिलेख है जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, जिस प्रशस्ति लेख का नाम है देवपाड़ा प्रशस्ति लेख। देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख, जिसके रचनाकार कौन थे, किसने लिखा था? तो ये एक कविराज हुए जिनका नाम था धोई, उनके द्वारा लिखा गया था। कविराज धोई के द्वारा, धोई नाम याद रखेंगे। कवि का नाम क्या था? कविराज धोई थे, जिन्होंने देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। इन्होंने इस प्रशस्ति अभिलेख में क्या लिखा था? इन्होंने विजय सेन के द्वारा जीते गए युद्धों का वर्णन किया था। क्या किया था? विजय सेन द्वारा विजित युद्धों का वर्णन है इसमें, ठीक है, देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख में। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख। इसमें विजय सेन के बारे में वर्णन किया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कम है लेकिन सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ये हो गया विजय सेन के बारे में। अब बल्लाल सेन के बारे में देख लेते हैं। बल्लाल सेन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? बल्लाल सेन संपूर्ण बंगाल, इन्होंने संपूर्ण बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में शासन किया था। इतना इन्होंने अपना शासन विस्तारित कर लिया था बिहार के क्षेत्र में शासन, ठीक है। तो बल्लाल सेन ने कहाँ शासन किया था? संपूर्ण बंगाल के क्षेत्र में और बिहार के क्षेत्र में इन्होंने शासन स्थापित कर लिया था अपना। इन्होंने दो कृतियों की रचना की थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है क्या क्या? दान सागर और अद्भुत सागर। ये दो कृतियां लिखी गई थी। किनके द्वारा लिखी गई थी? बल्लाल सेन के द्वारा लिखी गई थी। इनके रचनाकार बल्लाल सेन थे। लेकिन ये जो कृति है अद्भुत सेन, ये अद्भुत सागर जो कृति है, ये अधूरी कृति है, अपूर्ण लिखी थी इन्होंने। इसे पूर्ण किया था इनके अगले शासक लक्ष्मण सेन ने। अपूर्ण कृति थी ये, जिसे पूर्ण किसने किया था? जिसे पूर्ण किया था लक्ष्मण सेन ने, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बल्लाल सेन, इनका साम्राज्य विस्तारित कहाँ तक हो गया था सेन वंश का इनके समय पर? तो इनके समय पर संपूर्ण बंगाल पर तो इन्होंने शासन किया था, साथ ही साथ बिहार भी इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर इन्होंने शासन किया था बल्लाल सेन ने। इन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर जैसी कृतियाँ लिखी थी, जिसमें अद्भुत सागर ये अपूर्ण कृति थी। इसे पूर्ण करने से पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पूर्ण कौन करता है? लक्ष्मण सेन करते हैं, जो कि अगले शासक हैं लक्ष्मण सेन। उनके बारे में देख लेते हैं। लक्ष्मण सेन के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो लक्ष्मण सेन जो हुए थे, इन्होंने एक तो अद्भुत सागर इसे कंप्लीट किया था। अद्भुत सागर इस कृति को कंप्लीट किया था इन्होंने। सागर कृति को पूर्ण किया। इनके दरबार में जो रहते थे विद्वान, उनके नाम लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? एक तो कविराज धोई रहते थे, जिन्होंने देवपाड़ा प्रशस्ति अभिलेख लिखा था। वे लक्ष्मण सेन के पहले जो सेन वंश के शासक हुए थे, उनके दरबार में भी रहा करते थे, ठीक है। कौन? विजय सेन जो होते थे उनके दरबार में। तो कविराज धोई इनके दरबार में रहते थे, जिन्होंने पवन दूत रचना लिखी थी। फेमस रचना है इनकी, क्या नाम है? पवन दूत, ठीक है। रचना का नाम याद रखेंगे। किनके द्वारा लिखी गई थी? कविराज धोई के द्वारा लिखी गई थी, नाम था पवन दूत।
एक रहते थे जगदेव, जगदेव जिनके द्वारा लिखी गई रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद है ना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये तो एग्जाम में। गीत गोविंद लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था? जगदेव के द्वारा लिखी गई थी ये कृति। एक और रहते थे हलायुद्ध, हलायुद्ध, ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की थी। ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता थे आपके हलायुद्ध। तो ये दरबार में रहा करते थे कौन कौन? कविराज धोई रहा करते थे, जगदेव रहते थे, और एक थे हलायुद्ध। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही विद्वान हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। कविराज धोई के द्वारा पवनदूत ये रचना लिखी गई थी। जगदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगदेव के बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में। हलायुद्ध ने ब्राह्मण सर्वस्व लिखा था। चलिए, लक्ष्मण सेन के समय खिलजी वंश के शासक कौन हुआ करते थे? बख्तियार खिलजी। तो इन्होंने 1202 ईस्वी में सेन वंश के साम्राज्य पर हमला कर दिया था। कब? 1202 ईस्वी में। 1202 ईस्वी में किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी, खिलजी का आक्रमण होता है। कहाँ पर? लक्ष्मण सेन पर आक्रमण होता है, अर्थात सेन वंश के साम्राज्य पर आक्रमण किया जाता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब? 1202 ईस्वी में। और इस क्षेत्र को विजित कर लिया जाता है, यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पर लक्ष्मण सेन की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, और सेन साम्राज्य पर कब्जा हो जाता है। सेन साम्राज्य पर अधिकार, किसका अधिकार हो जाता है? बख्तियार खिलजी का अधिकार हो जाता है, और यहाँ से सेन वंश का पतन हो जाता है, सेन वंश समाप्त हो जाता है। लक्ष्मण सेन क्या हो गए? अंतिम शासक हो गए, अंतिम शासक। चीजें क्लियर हो गई होगी अच्छे से। कौन आ जाते हैं अब? सेन वंश पर किसका अधिकार हो जाता है? इस साम्राज्य पर किसका अधिकार हो जाता है? तो खिलजी वंश का अधिकार हो जाता है। और उस समय कौन थे खिलजी वंश के शासक? बख्तियार खिलजी हुआ करते थे। कुछ एक दो पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं हम सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश पहला ऐसा राजवंश हुआ भारत का जिन्होंने अभिलेखों में हिंदी भाषा का उपयोग किया था। ठीक है, अभिलेख जो हिंदी में उत्कीर्ण करवाए गए थे। प्रथम शासक, प्रथम राजवंश, शासक नहीं राजवंश ही कहेंगे, प्रथम राजवंश जिसने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्णित करवाए थे। ठीक है, हिंदी में उत्कीर्ण करवाए। ठीक है, प्रथम राजवंश हुआ जिसने हिंदी में अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। एक और पॉइंट लिखेंगे सेन वंश के बारे में। बंगाल के लक्ष्मण सेन बंगाल के अंतिम हिंदू शासक रहे थे। दोनों ही पॉइंट याद रखेंगे, अंतिम हिंदू शासक हुए। लक्ष्मण सेन बंगाल के क्षेत्र के अंतिम हिंदू शासक हुए थे, और प्रथम ऐसा राजवंश था सेन वंश जिसने अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाए थे। दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का उपयोग पहली बार यहाँ पर अभिलेखों में हुआ था। सो दोस्तों, ये दोनों ही डायनेस्टीज यहाँ पर समाप्त होती है। पाल वंश और सेन वंश को आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।